हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड की। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन मिलेनियर, इन्वेस्टर, बिजनेस ऑनर, एजुकेटर और स्पीकर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड कंपनी के फाउंडर थे। ये एक प्राइवेट एजुकेशनल कंपनी है जो लोगों को बुक्स और वीडियोस के थ्रू खुद के फाइनेंस और बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करवाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि लोग अपने बच्चों को जो मनी के बारे में सिखाते हैं वो पुअर और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। रिच डैड पुअर डैड लेखक की खुद की कहानी है। उनके दो फादर्स थे। पहले बायोलॉजिकल, जिन्होंने उनको जन्म दिया और वो गरीब थे। दूसरे उनके बचपन के दोस्त के पिता जो अमीर थे। दोनों ही फादर्स ने डिफरेंट अप्रोच के साथ ये बताया कि सक्सेस को कैसे अचीव करना है। एक अपनी फैमिली के लिए $10 मिलियन और चर्च के लिए चैरिटी छोड़कर गए थे और दूसरे अनपेड बिल छोड़कर गए थे। बुक लिखने के टाइम लेखक दोनों डैड को कंपेयर करते हैं, जैसे कि उनके प्रिंसिपल, आइडियाज़, फाइनेंशियल प्रैक्टिस। कैसे उनके पुअर डैड हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे थे और उसके अपोजिट रिच डैड एक बिजनेस और अपनी एसेट्स को बिल्ड कर रहे थे। लेखक अपने पुअर डैड को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो रैट रेस से भाग रहे हैं और ज़्यादा अचीव करने की साइकिल में ही हेल्पलेस हो गए हैं, पर पैसे की कमी की वजह से अपने ड्रीम्स को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। वो अपना ज़्यादा समय स्कूल्स में वर्ड्स की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन पैसे के लिए कोई लेसन कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। मनी के बारे में स्कूल में कभी भी पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में सिर्फ प्रोफेशनल स्किल पढ़ाई जाती हैं, कोई फाइनेंशियल स्किल नहीं पढ़ाई जाती, जिसकी वजह से रिच और रिच बनते जाते हैं और पुअर और भी ज़्यादा पुअर होते हैं। मिडिल क्लास इसी स्ट्रगल में है कि उनको मनी से लेकर घर में पढ़ाया जाता है, ना कि स्कूल में। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो आइए पुअर डैड के बारे में कुछ और जानते हैं। लेखक अपने पुअर डैड को ऐसे हजारों लाखों फादर से कंपेयर करते हैं जो अपने बच्चों को इस बात के लिए एनकरेज करते हैं कि वो स्कूल में अच्छे से पढ़े ताकि उसे अच्छी सी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल सके। पुअर डैड ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स में बिलीव करते थे, जैसे मेहनत करना, पैसे सेविंग करना, मेटल चीज़ें ना खरीदना। उनका यही मानना था कि एक सॉलिड कंपनी के साथ जॉब करना एक अच्छा काम है। इसलिए वो डिसअपॉइंटमेंट भी हुए जब उनके बेटे ने एक बड़ी रेपुटेटेड कंपनी में नौकरी छोड़ दी। पुअर डैड एजुकेशन को सक्सेस के पासपोर्ट की तरह देखते हैं। उनके पास डॉक्टरेट डिग्री थी और वो बड़ी यूनिवर्सिटी भी रहे, बट वो फाइनेंशियल स्ट्रगल ही कर रहे थे। वो यह बिलीव करते थे कि वो कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे और यही उनकी खुद की करी हुई भविष्यवाणी सही हुई। पुअर डैड हमेशा अच्छे एजुकेशन में इंटरेस्टेड थे और मनी से लेकर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेखक अपने पुअर डैड के बारे में यह भी लिखा है कि वो हमेशा ऐसे बात करते थे कि मैं पैसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। लेखक ने अपने पुअर डैड को कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, जैसे वो एक लंबे टाइम तक जॉब सिक्योरिटी, वैकेशन, सीक लीव्स, कंपनी इंश्योरेंस, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशंस जैसी चीज़ों पर ध्यान देते थे। लेखक का मानना था कि उनके पुअर डैड का ध्यान सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में रहता था और खुद के काम पर कभी नहीं होता था। इससे लेखक को लगता था कि वो रैट रेस में भाग रहे थे। उनके पुअर डैड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, बट फिर भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
मनी मैटर्स में पुअर डैड का यह सोचना था कि बिल्स को पे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ रिच डैड खुद के लिए पैसा बनाने में बिलीव करते थे। चलिए अब रिच डैड के बारे में बात करते हैं। लेखक ने यह सब 9 साल की एज में लिखा था, जब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि उनकी रिच डैड की फाइनेंशियल सेंस उसके पुअर डैड से ज़्यादा है। लेखक ने अपने रिच डैड से यह चीज़ सीखी थी कि कुछ चीज़ों में कभी भी ना नहीं कहना चाहिए, जैसे मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बजाय यह बोलना चाहिए कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे शब्द हमारे दिमाग को बंद कर देते हैं। मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ जैसे शब्द पॉसिबिलिटीज़, एक्साइटमेंट और ड्रीम्स को बढ़ावा देते हैं। उसको उन्होंने इस एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए समझाया कि जब वो और उनके फ्रेंड माइक उनके फादर के पास काम करने के लिए गए थे, रिच डैड ने उनको बहुत कम वेजेस पे करते थे ताकि उनमें गुस्से वाली फीलिंग पैदा हो, जिससे उनको इनजस्टिस वाली फीलिंग आए और उनको एहसास हो कि उनके लिए काम करना कितना इम्पोर्टेंट है, ना कि दूसरों के लिए काम करना। लेखक एक बात और कहते हैं कि जब उनके डैड ने एजुकेशन में अपना टाइम और एफर्ट दिया, तब उन्हें इन्वेस्टिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। इसके अपोजिट रिच डैड इन्वेस्टिंग के गेम में बहुत माहिर थे, क्योंकि उन्होंने यही किया था। मनी से लेकर उनके रिच डैड का मानना था कि सब बुराइयों की जड़ पैसे की कमी है, जबकि उनके पुअर डैड का मानना था कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। उनका मानना था कि ऐसा इंसान बनना चाहिए जो रिस्क लेने से डरे नहीं, बल्कि रिस्क को कैसे मैनेज करे यह सीखे। चलिए अब रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात करते हैं। लेखक ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड यह कहते हुए स्टार्ट की कि वो खुद को बहुत लकी मानते हैं कि उनके 2 फादर्स थे। वो अपने दोनों डैड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करते हैं, जैसे कि वर्क हार्ड, एजुकेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट आदि। उन्होंने यह चीज़ भी देखी कि दोनों की अप्रोचेज में कितना डिफरेंस था। रिच डैड से की गई बातों की वजह से भी लेखक खुद को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्रेडिट देते हैं। लेखक मनी की सब्जेक्ट के लिए कॉमन अप्रोचेज लेते हैं और अकाउंटिंग नॉलेज पर जोर देते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले को एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होता है यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर लेखक ये समझाते हैं कि जो रिच हैं वो एसेट्स साइड बिल्ड करता है और जो पुअर है वो लायबिलिटीज साइड बिल्ड करता है, जो बेसिकली सारे एक्सपेंसेस हैं। चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक की स्टोरी 1956 में हवाई में स्टार्ट हुई, जब वो दोनों 9 साल के थे। उनकी पहले गेट रिच स्कीम निकल बनाने वाली कंपनी थी। उनके इस प्लान की माइक के फादर ने रिजेक्ट कर दिया, और जिन्होंने उन दोनों को समझाया कि ये काम इल्लीगल है। उस दिन के बाद उन दोनों ने अपना फ्री टाइम माइक के फादर रिच डैड से फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स सीखने में लगाया। माइक के फादर ने जो पहला लेसन सिखाया था वो था रैट रेस से हेट करना। वो अपने ग्रोसरी स्टोर से एक लड़के से 3 घंटे के लिए 10 सेंट पर डे काम करवाते थे। कुछ हफ्तों में कियोसाकी इस चीज़ से थक गए थे और उन्होंने डिमांड की कि उनके वेजेस बढ़ाए जाए। लेकिन इस चीज़ के होने के बाद माइक के डैड ने उनके वेजेस में और भी ज़्यादा कमी कर दी और उनको फ्री में काम करने के लिए बोला। कुछ ही समय में वो परेशान हो गए और रिच डैड से इस बारे में बात की। रिच डैड ने उनको कहा कि तुम्हें काम के बदले में कुछ पैसे चाहिए या मोरल लेसन, तो उन्होंने दोनों को मोरल लेसन के लिए हार कर दी। ये लेसन रेट रेस से बाहर निकलने के लिए था। उनका कहना था कि अपनी पूरी जिंदगी या तो थोड़े पैसों के लिए काम करते रहो जिससे ज़्यादा पैसे किसी और की पॉकेट में चले जाएं, या फिर लोगों से मेहनत करवाओ पैसे कमाने के लिए।
लड़कों को सिखाए गए सभी लेसन में से ये सबसे इम्पोर्टेंट था। लेखक का कहना है कि बिजनेस वो होता है जहाँ मेरी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती और उसको चलाने वाले दूसरे लोग होते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो वो मेरे लिए बिजनेस नहीं बल्कि जॉब है। चैप्टर 2 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में उन लोगों की बात की गई है जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया। लेखक ये आइडियाज़ डेवलप करते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका यह लालच उनको और भी गरीब बनाता है। लेखक का मानना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सिर्फ रिच लोग ही उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर गोल में बदल लेते हैं, लेकिन बाकी लोग उसे देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मनी की सबसे खास बात यह है कि यह पूरे 24 घंटे काम करती है, ये जनरेशन तक काम करती है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप पावर अपने एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हो, लेकिन अगर मनी आपके लिए काम कर रही है तो पावर और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में होता है। चैप्टर 3 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी और माइक की स्टोरी 1990 तक साथ चली। इस समय तक दोनों ने अपनी फाइनेंशियल और सोशल इकोनॉमिक्स लाइफ अच्छी कर ली थी। माइक अपने डैड से लेसन सीख कर लाइफ में अप्लाई कर सक्सेसफुल रहे। उन्होंने अपने डैड के बड़े बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया और अपनी अंपायर को बढ़ाया। उन्होंने अपने बेटे का इतना रेस कर दिया कि जब वो रिटायर हो तब वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। कियोसाकी अपनी वाइफ के साथ 47 की एज में रिटायर हो गए। कियोसाकी के अकॉर्डिंग एक रूल है और वो सिंगल रूल है, आपको हेल्प कर सकता है जिससे आप एक बड़ी बिल्डिंग की नींव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो रूल है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझना और सिर्फ यह समझना कि आप सिर्फ एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 4 माइंड योर ओन बिजनेस। रिच लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देने में ही बिजी रहते हैं। इस चैप्टर में लेखक धीरे धीरे रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेखक के हिसाब से असली एसेट्स इन चीज़ों से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्राज। चैप्टर 5 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन। लेखक के हिसाब से उनके रिच डैड ने बहुत स्मार्टली गेम प्ले किया और ऐसा वो कॉरपोरेशन के थ्रू कर पाए, जिसका उनके रिच बनने में बहुत बड़ा हाथ है। लेखक का कहना है कि गरीब लोग अपने आप को कॉरपोरेशन के थ्रू यूज करवाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल पैसा कमाता है, उस पैसे पर टैक्स पे करता है और जो कुछ बचता है उस पर अपना गुजारा करता है, जबकि साइड कॉरपोरेशन पैसा कमाता है, जितना चाहे उतना खर्च करता है और जो बचता है उस पर टैक्स पे करता है। लेखक एक इंसान के फाइनेंशियल आईक्यूज को डेवलप करने पर भी जोर देते हैं। उनके हिसाब से जब हम अपनी अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट की नॉलेज बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज ना होने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन नॉलेज लेने से आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 6 द रिच इन्वेंट मनी। रियल वर्ल्ड में स्मार्ट इंसान आगे नहीं निकलता, बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और फियर भी होता है। उन्होंने ये बताया कि ज़रूरत नहीं है कि एजुकेटेड स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि वो बोल्ड और एडवेंचरस है वो बढ़ता है। लोग कभी भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ते, भले ही उनके पास बहुत सारे पैसे क्यों ना हो। वो अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। लेखक का कहना है कि लोग अपना लक खुद क्रिएट करते हैं, उनको
इसके लिए जिंदगी भर वेट करने की ज़रूरत नहीं। पैसों का वेट नहीं, बल्कि उन्हें क्रिएट करना चाहिए। लेखक का कहना है कि लोगों को अपनी फील्ड से हटके स्किल्स भी सीखनी चाहिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद कर सके। तो ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियाँ इस बुक्स में हैं। तो दोस्तों, इस किताब को ज़रूर पढ़ें।